हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो विजन की टेस्ट सीरीज है ये 2021 के लिए लॉन्च की गई है। तो इसको मैं इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली है क्या इसमें इसमें आपको देखने को मिलेगा सारा करंट जो इधर है जुलाई, अगस्त और सितंबर का, ठीक है। 3 महीने का ये करंट इसमें शामिल है, ठीक है। इसीलिए हमने सोचा कि इसको डिस्क्राइब कर लें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमको जितने भी इधर करंट इशू हैं, ठीक है, वो भी हमारे कवर हो जाएंगे। साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी जो न्यूज़ में रहा है, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ठीक है, ये वाला भी हमारा कवर हो जाएगा उसमें। और हम लोग जो सीरीज चालू कर रहे थे, जो चला रहे थे हम सीरीज, जो अभ्यास टेस्ट वाली है, ठीक है, जो विजन की है, जो 60 टेस्ट सॉल्व किए हैं, तो हमने 2 तो वो सॉल्व कर लिए हैं। लेकिन अभी 4 बचे हुए हैं, उसमें 4 या 5 बचे हुए हैं। तो उनकी अभी पीडीएफ मिल नहीं रही है मुझे हिंदी में, ठीक है। अगर हिंदी में जैसे ही मिलती है मैं आप लोगों को तुरंत उसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए भी परेशान मत होइए। लेकिन मैंने बहुत खोजने की उसको कोशिश की। मैं समझता था कि पहले उसको करा दूँ उसके बाद इसको कराऊँ, लेकिन उसका पीडीएफ मिल नहीं रहा है। तब तक हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी उसके सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। और इससे पहले मैं बता दूं कि हम सारे सेक्शनल 2020 वाले जो है टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो वहाँ जा सकते हैं, मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। और इसके साथ साथ जो हमारे जीएस के फुल टेस्ट हैं सारे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और गाइज आप लोग पूछ रहे थे कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो आप लोग हाँ, नीचे दिया है टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। वहाँ जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। वहाँ मैं सारी पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये बताना है। तो गाइज देखो, आंसर जब क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व किया करो या मतलब एग्जाम हॉल में बैठा करो, तो देखो इस पे नहीं यानी ट्रू और नॉट ट्रू पे जो है आपको अंडरलाइन कर लेना है अच्छे से उसको, या तो फिर उस पर एक मतलब सर्कल बना लेना है, ठीक है, ताकि हमको वो रिकॉग्नाइज होता रहे बार बार। तो इसमें नहीं पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि हमारा इससे क्वेश्चन बहुत ही इजीली गलत हो जाता है। तो फर्स्ट वाला कहा गया है, ये ऑप्शन नंबर, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर प्राप्त होने के पश्चात ही राष्ट्रपति की घोषणा करता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। सेकेंड है बी, कि आपात को प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन के साथ अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और सी है कि आपात की उद्घोषणा के अनुमोदन प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। और डी है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को वापस लेने हेतु संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि संसद की आवश्यकता नहीं होती है, और प्रत्येक 6 माह पे जो है ये मतलब अनुमोदन करती है इसको बढ़ाने के लिए अनिश्चित काल के लिए। और ये लिखित अनुशंसा पे होता है, और ये लिखित अनुशंसा पे जो है हमारा संविधान संशोधन था जो 44वां 1978 में हुआ था, ठीक है। क्योंकि जो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो लगाया गया था, तो राष्ट्रपति को पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ मतलब राष्ट्रपति शासन लग गया है, ठीक है। उनको बाद में पता चला, तभी जो है कहा गया कि जब तक लिखित कोई मतलब सूचना नहीं मिलेगी मंत्रिमंडल की, तब तक हम जो है राष्ट्रपति शासन इसमें नहीं लागू किया जा सकता, ठीक है। लेकिन ये सी वाला ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि इसमें 2/3 बहुमत से, तो ये इसमें ये तो सही है, लेकिन जो कुल सदस्य होते हैं, ठीक है, कुल सदस्य जो होते हैं सदन में, ठीक है, उनका, और प्लस उसमें उपस्थित कुल सदस्य का, और उसमें उपस्थित जो सदस्य होते हैं उनके मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं उनका 2/3 की आवश्यकता होती है, जो मतदान करने वाले होते हैं, ना कि कुल सदस्यों की। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। तो ये हमारा गलत हो गया, इसीलिए नहीं सही पूछा गया है, तो यही हमारा सही हो जाता है आंसर नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र के सरकार के सर्वाधिक प्रचलित और अन्य रूपों को बेहतर होने वाले संभावित कारणों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह सरकार के सबसे स्थिर स्वरूप की स्थापना करता है। सेकेंड है कि यह त्वरित और सही निर्णय को सुनिश्चित करता है। और थर्ड है कि यह सरकार की जवाबदेही निर्धारित करता है। और फोर्थ है कि आय असमानता को समाप्त करता है। तो देखो ये आय असमानता को तो समाप्त करता है, लेकिन ये आर्थिक जो है, जो ये समानता की बात, सामाजिक और सोशल और इसके समानता की बात करता है, भाषाई और
सामाजिक, ना कि जो है आर्थिक असमानता की बात करता है। तो ये हमारा गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। और सेकेंड वाला ये जवाबदेही निर्धारित करता है, तो थर्ड तो हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो लोकतंत्र सरकार होती है ये हमको जो है जवाबदेही निर्धारित कराती है। और ये दोनों हमारे स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि त्वरित और सही निर्णय को निश्चित करती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इनमें जो है निर्णय लेने में विलम्ब होता है और कोई मतलब सुनिश्चितता नहीं होती इसमें। ये लोग कोई गारंटी प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ सही है, ठीक है। और ये स्थिर स्वरूप की बात करें तो ये भी गलत है। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसमें स्थिर स्थापना की बात की जाती है, मतलब जहाँ डिक्टेटरशिप होती है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। ये भी हमारा गलत है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रदत्त हैं, मतलब प्रदान किए जाते हैं। तो शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, संगम और संघ बनाने का अधिकार, हड़ताल या प्रभावी सौदेबाजी का अधिकार, और फोर्थ है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखो फोर्थ वाला ये सही है हमारा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये आपको आर्टिकल 21 में देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये हड़ताल और सौदेबाजी का अधिकार, ये ऐसा कोई प्रोविज़न फंडामेंटल राइट्स में नहीं किया गया है, ठीक है। और शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है, संगम और संघ बनाने का भी इसमें प्रोविज़न किया गया है, ठीक है, आर्टिकल जो 19 है उसमें, ठीक है। तो ये हमारे 1, 3 और 4 स्टेटमेंट इसमें सही हो जाते हैं। तो हमारा जो है सी वाला ऑप्शन सही है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपको देखने को मिलेंगे ये 12 से 35 भाग थर्ड वाले पार्ट में, ये आपको पार्ट थर्ड में देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो नागरिकों को प्राप्त होते हैं, इनके ये अधिकार हैं। नेक्स्ट है कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि पृथ्वी की भूकंपीय गति के संदर्भ में स्वार्म क्या है। तो स्वार्म के बारे में बताना है क्या है। तो फर्स्ट है कि भूकंप के दौरान निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा है, ठीक है। सेकेंड है कि गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया स्वरूप भूगर्भीय पदार्थों का अकस्मात अधोगमी संचालन होता है, ठीक है। और सी है कि उच्च तीव्रता वाले मुख्य भूकंप के स्पष्ट अनुक्रम के बिना एक विस्तारित अवधि के दौरान स्थानीय रूप से आने वाली अनेक भूकंप के झटके हैं, ठीक है। सेकेंड है कि पृथ्वी के अंदर होने वाले लगभग निरंतर संचालन जिसका संबंध भूकंप से नहीं होता है, जिनकी अवधि 1.0 से 9 सेकेंड, मतलब 9.0 सेकेंड होती है। तो हमारा डी वाला सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि स्वरम के बारे में, तो ये भूकंपीय गति एक प्रकार की होती है जो निरंतर इसका संचालन होता रहता है, जो भूकंप से जो जिसका संबंध जो भूकंप से नहीं है, लेकिन ये मतलब एक झटके आपको महसूस होते हैं, ये भूकंप के नहीं होते हैं। ये 1 से 9 सेकेंड की मतलब ये प्रक्रिया पूरी इसकी अवधि होती है, ठीक है। ये भी दिल्ली और आपको महाराष्ट्र में देखने को मिले थे, इसीलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 5 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा चाक हाव है। तो चाक हाव के बारे में बताना है। तो मिजोरम का ये बांस नृत्य है, ठीक है। बी है मणिपुर की काली चावल की किस्म है, और सी है कि असम की पारंपरिक टोपी है, और डी है कि सिक्किम का एक बौद्ध त्यौहार है। तो देखो इसका बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। जो ये मणिपुर की काली चावल है की किस्म है उसी को चाक हाव कहा जाता है, और इसे अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत को राज्यों का परिसंघ यानी फेडरेशन के बजाय राज्यों का संघ यानी यूनियन के रूप में वर्णित किया गया है। तो फर्स्ट है कि भारतीय संघ राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम है, ठीक है। सेकेंड है राज्यों के संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि राज्यों को जो है संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है, और ये संघ जो भारतीय संघ है ये राज्यों के एक मध्य समझौते का परिणाम है। तो नहीं, ये राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम है नहीं है। ये आपको देखने को मिलेगा यूएसए में, जो फेडरेशन बोला जाता है राज्यों के परिसंघ, ठीक है। ये आपको यूएसए में देखा जाएगा, जो वहाँ आप राज्यों ने मिलकर एक संघ की निर्माण किया था, लेकिन यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें आर्टिकल 1 में ये प्रोविज़न किया गया है कि जो आपको देखने को मिलता है कि जो इंडिया में है राज्यों का संघ है यानी यूनियन है, ना कि फेडरेशन है, ठीक है। इससे कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि यदि भारत को अपने राज्य क्षेत्र को किसी पड़ोसी देश को अध्यार्पित करने का निर्णय करता है तो संसद द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उपयोग किया जाएगा। तो फर्स्ट है कि
अनुच्छेद सेकंड, अनुच्छेद थर्ड या अनुच्छेद 368। तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आपको देखने को मिला था, जजमेंट आया था एक, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें कहा गया था कि केवल एक ही आधार के ये जो 368 का केवल एक ही आधार है, जिसके आधार पर आप जो है अपने पड़ोसी देशों को अपना जो भाग है, ठीक है, उसे अध्यारोपित कर सकते हैं, मतलब संविधान संशोधन करके, ना कि जो है ये मतलब 2 और आर्टिकल 3 में इसका कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है, ठीक है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 9 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करता है, ठीक है। थर्ड है कि यह जांच किए जाने वाले अपराधों एवं निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं तब केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सीबीआई की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया जाता है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब ये जो अपराध और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं, तब जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इसको सीवीसी, ठीक है, इसके द्वारा सीबीआई की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया जाता है। और ये फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि इसमें केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक मामले नहीं आते हैं, इसमें आपको जो है सामाजिक और दीवानी मामले भी इसमें शामिल किए जाते हैं, क्योंकि जो आपराधिक मामले हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं, जैसे किसी की हत्या करना, किडनैप करना, राजनीतिक हत्या करना, ठीक है। इसके साथ साथ आपको विमान अपहरण की दुर्घटना, या किसी को अपहरण कर लिया गया यानी उसे किडनैप कर लिया गया, बड़े बैंक और जो ये बीमा क्षेत्र के जो मामले होते हैं, ठीक है, इसमें भी ये इसकी जांच करने का अधिकार दिया गया है सीबीआई को। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जो हत्या होती है, बलात्कार होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं, जिनमें उनको भी इनको दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, सेकेंड हमारा सही है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि गौड़ वनोत्पाद को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन परिभाषित किया गया है, ठीक है। सेकेंड है कि केंद्र सरकार द्वारा विधिक गौड़ उत्पादों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जाती है। तो ये गलत है। ये जो गौड़ वनोत्पाद होते हैं उसके लिए जो एमएसपी की घोषणा की जाती है, वो जो ट्राइफेड होता है, ट्राइफेड और राज्य की जो मतलब इनकी अनुशंसा होती है, उनकी जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर जारी किया जाता है, ना कि जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी की द्वारा इसे जो है जारी नहीं किया जाता है उनकी अनुशंसाओं पर, ठीक है। तो ये गलत है। और जो फर्स्ट वाला है ये भी हमारा गलत है, क्योंकि जो ये वन अधिनियम 1927 है, ठीक है, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा ये गौड़ वनोत्पाद को उसमें परिभाषित नहीं किया गया, उसमें वन उत्पाद के बारे में बात की गई है, ना कि कोई विशेष स्पेशल गौड़ वनोत्पाद के बारे में, ठीक है। उनको कैटेगराइज कर दिया गया है, जैसे तेंदुपत्ता हो गया, शहद हो गया, ये मतलब जो छोटे छोटे जो उत्पाद होते हैं इनको जो शामिल किया गया है। और इसमें अभी संशोधन देखने को मिला था 2017 में। तो इसमें जो बाँस था उसको जो है, जो गैर वन बाँस है उसको जो है वन की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो उसका जो है अब ट्रेड किया जा सकता है। तो ये वाला भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमारा डी वाला स्टेटमेंट इसमें सही, डी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि कोई भी इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 10 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें हैं, हालांकि इसमें केवल 545 सदस्य हैं। यदि मतदान के समय केवल 300 सदस्य उपस्थित हैं तो अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए, ठीक है। तो 373 ए ऑप्शन है, 273 ए ऑप्शन है, सॉरी, और आपको बी है 200 सदस्य, और सी है कि 276 सदस्य, और 368 सदस्य जो है डी ऑप्शन है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, क्योंकि कोई भी संविधान संशोधन जब होता है तो उसमें जब हम संशोधन करते हैं तो उसमें जो कुल सदस्य होता है उसका 2/3 की हमको मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। तो वर्तमान में अगर हमारे पास 545 सदस्य हैं, ठीक है, तो उसका 2/3 आपको करोगे तो मतलब
ये आएगा 272 + 1, ठीक है। तो 273 आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब इतनी मेजॉरिटी आपको देनी ही पड़ेगी अगर 368 के जो मतलब 368 के द्वारा कोई संविधान संशोधन किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो फर्स्ट है कि सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करना, ठीक है। सेकेंड है अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना, ठीक है। थर्ड है कि गाँव के विकासात्मक प्रक्रियाओं में शामिल करना गाँव को, ठीक है। और थर्ड है कि हमारा फोर्थ है कि भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि ये नीति आयोग के प्रमुख कार्य हैं, क्योंकि ये संघवाद को प्रोत्साहित करता है, गाँव के विकासात्मक क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, अंतर विभागीय मुद्दों का समाधान के लिए एक मंच प्रोवाइड कराता है, और जनसंख्या है, ठीक है, उसका लाभांश का लाभ उठाना इसका मतलब मुख्य उद्देश्य है, ताकि जो है हमारी जनता ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिविटी निकाल कर लेके आए, ठीक है। तो हमारे जो ये आपको देखने को मिलेगा चारों के चारों स्टेटमेंट हमारे ये सही हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी रिट के संदर्भ में निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह न्यायालय द्वारा एक लोक अधिकारी को उसके विधि द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों के निर्वहन हेतु निर्देशित करने के लिए जारी किया गया एक आदेश है, ठीक है। इसे प्राधिकार प्राप्त लोक अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन से मना करने की स्थिति में जारी किया जा सकता है, ठीक है। इसे किसी भी प्रकार के अधिकारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार के कर्तव्य यथा प्रशासनिक, विधायी या फिर अर्धन्यायिक या न्यायिक के लिए जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका उपयोग लोक अधिकारियों से उसके सार्वजनिक कर्तव्य का निष्पादन करने हेतु किया जा सकता है। तो ये जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया है किसके बारे में बात करता है। तो फर्स्ट है कि हमारा ए ऑप्शन है कि प्रतिषेध, सेकेंड है कि उत्प्रेषण, सी है कि परमादेश, और डी है कि अधिकार परीक्षा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि ये परमादेश होता है, ये किसी भी लोकाधिकारी मतलब के समक्ष जारी किया जा सकता है उसके कर्तव्य को करने के लिए, जो जिस पद पर वो है उसको कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। और ये जो रिट होते हैं, ये 5 रिट होते हैं, इसके अंतर्गत इनको जो है जारी किया जाता है आपको आर्टिकल जो 32 होता है, ठीक है। आर्टिकल 32 होता है, उसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको जारी किया जाता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ठीक है। जो नागरिकों के जो अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनका अगर हनन होता है तो उसके द्वारा ये जारी किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि विधि की समयक प्रक्रिया केवल कार्यपालिका की स्वेच्छाकारी कार्रवाई के विरुद्ध न्यायिक जांच का प्रावधान करती है, ठीक है। सेकेंड है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधायी और कार्यपालिका दोनों की स्वेच्छाचारी कार्रवाई के विरुद्ध न्यायिक जांच का प्रावधान करती है। और थर्ड है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में स्पष्ट रूप से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल 21 है इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में किसी को वंचित किया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई ये प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं है तो उसके अधिकारों से उसे वंचित नहीं किया जा सकता, इसका स्पष्ट उल्लेख आर्टिकल 21 में किया गया है। लेकिन ये सेकेंड वाला गलत है, क्योंकि ये जो कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कार्यपालिका और उसके लिए दोनों के लिए विरुद्ध जांच का प्रावधान करती है, तो ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया है, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो कहा गया है कि जो विधि की समयक प्रक्रिया है इसके अंतर्गत आपको जो है कार्यपालिका और जो विधायिका है दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जो न्यायिक जाँच को प्रावधान करती है, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि संविधान किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान करता है यदि राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में विफल रहता है, ठीक है। सेकेंड है राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। और थर्ड है कि कानून एवं व्यवस्था को बाधित करने वाली हिंसात्मक घटनाएं घटित हों। तो ये
देखो ये थर्ड वाला ये गलत स्टेटमेंट है। ऐसा कोई इसमें प्रोविज़न नहीं किया गया है कि कानून या व्यवस्था को बाधित करने वाली हिंसात्मक घटनाएं घटित हों तब वहाँ राष्ट्रीय प्रशासन लागू कर दिया जाए। तो ऐसा कोई प्रोविज़न इसमें नहीं किया गया है। इसमें दो इन आधारों पे किया जा सकता है कि आर्टिकल 165 जो है, ठीक है, आर्टिकल 365 के द्वारा राज्य में राज्य संघ द्वारा जो राज्य को निर्देश दिए जाते हैं उनके पालन के आधार पर जो है इसे राष्ट्रीय प्रशासन घोषित किया जा सकता है। और 356 के अंतर्गत, ठीक है, 356 के अंतर्गत ये जो सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि राज्य का शासित संविधान के प्रावधान के अनुसार अगर नहीं चलाया जा रहा है तो ये दो आधारों पे किया जा सकता है। और भी आधार होते हैं इसके अंतर्गत कि जो जो राज्यपाल है वो अगर जो कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि मतलब कुछ मतलब अन सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है, उस आधार पे भी इस पे लगाया जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रीय प्रशासन। तो इसके फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला हमारा गलत है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा जारी जमा सुविधा यानी एसडीएफ आरंभ करने पर विचार किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो ए ऑप्शन है कि कुल मांग को बढ़ाने हेतु बाजार में तरलता में वृद्धि करना, ठीक है। सेकेंड बी है कि बैंकों को आरबीआई में फंड आरक्षित करने की अनुमति प्रदान करने और उसके पास उपलब्ध अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करना, ठीक है। सी है कि नवीन साधन प्रदान करके अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ावा देना, मतलब बचत को बढ़ावा देना। और डी है कि अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था की मंदी की जो गति को त्वरित करना है। तो इसका बी वाला ऑप्शन है। ये मतलब जो एसडीएफ होता है यानी स्थायी जमा सुविधा जो होती है, स्टैंडिंग डिमांड फैसिलिटी होती जो है, डिपॉजिट फैसिलिटी, इसके बारे में कहा जाता है कि बैंकों को आरबीआई में फंड आरक्षित करने की अनुमति प्रदान करके मतलब अनुमति प्रदान करके जो बैंकों में फंड आरक्षित करने की अनुमति प्रदान करके उसके पास उपलब्ध अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करना होता है, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है कि संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपी लैड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि एमपी लैड के तहत प्रत्येक सांसद को उसके निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों के निष्पादन हेतु प्रत्यक्षतः 5 करोड़ रुपए अंतरित किए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि राज्यसभा और लोकसभा के नाम निर्दिष्ट सदस्य इस योजना के अंतर्गत अधिकृत नहीं हैं। और थर्ड है कि ये कहा गया है जो कि थर्ड वाला सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इस योजना का परिवर्तन हेतु नोडल एजेंसी है। तो देखो ये हमारा जो आपको देखने को मिलेगा थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो जाता है, ठीक है। थर्ड वाला सही है, लेकिन सेकेंड वाला गलत है कि कहा गया है, तो ये गलत है क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा जो ये होता है जो नाम निर्दिष्ट सदस्य इस योजना के अंतर्गत कहा गया अधिकृत नहीं है, तो नहीं अधिकृत हैं। और ये मतलब इसमें आपको देखने को मिलेगा ये अपने जो है राज्य में कहीं भी अपना जो है डेवलपमेंट करा सकते हैं, ठीक है। इस जो ये 5 करोड़ रुपए मिलते हैं और इसमें जो कहा गया है कि ये जो किसी भी कार्य के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में तो जो आपको देखने को मिलेगा वो अपने राज्य में कहीं भी करवा सकते हैं ये मतलब डेवलपमेंट। और जो एमपी होते हैं मतलब जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि मतलब कहीं ऑल इंडिया कहीं भी वो डेवलपमेंट करा सकते हैं। और ये 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इसमें जो प्रत्यक्षता नहीं होते, ये जिला अधिकारी का जो जिला अधिकारी होता है वहाँ का जो जिले का अधिकारी होता है उससे संबंधित उसके मतलब उसके जिला प्राधिकारी से संवितरित किए जाते हैं, ठीक है, उसके जॉइंट खाता के अंतर्गत, ठीक है। तो इनके प्रत्यक्षता ये इनको प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट काम कराते हैं तो ये मतलब उससे पैसा खर्च कर सकते हैं। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। और आज आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। आज आप लोगों के लिए होमवर्क है कि एमपी लैड जो स्कीम है, ठीक है, इस स्कीम के बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल जितना पता है आपको लिखना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो भी कोई पहले उसका आंसर देगा उसको मैं कल उसका नाम अनाउंस करूंगा, ठीक है। गुलाबशाह जी एक हैं मैडम जी, वो बहुत अच्छे तरीके से आंसर को डिस्क्राइब करती हैं। आई रियली मतलब रियली अच्छे से वो मतलब बहुत अच्छे से वो मतलब एलेबरेट करती हैं क्वेश्चन को, तो मतलब पढ़ के बहुत अच्छा लगता है।
और आप लोग भी उनके आंसर पढ़ सकते हैं। और आप लोग भी, अगर आप लोगों के पास भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर शेयर करें उससे, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। और ये बहुत न्यूज़ में रही थी तो इससे क्वेश्चन भी बनने के चांसेस हैं, तो इसका सारा एस्पेक्ट आप लोगों को निकाल के रख लेना है आपके पास, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे कोलेब बैड जो है कोलेब कैड के बारे में बताना है कि कौन सा ये, मतलब कोलेब कैड क्या है, तो इसके संदर्भ में विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। सेकेंड है कि इसका उद्देश्य त्रिआयामी डिजाइन के सृजन व संशोधन हेतु संपूर्ण देश के अटल टिंकरिंग लैब के छात्रों को एक मंच प्रदान करना है। तो इसमें जो कहा गया है, तो देखो ये वाला हमारा स्टेटमेंट जो है सेकेंड वाला, तो इसमें सही है, क्योंकि ये इसका उद्देश्य ही है जो 3D डिजाइनिंग है, ठीक है, उसके सृजन और संशोधन है तो संपूर्ण देश के अटल टिंकरिंग लैब के जो छात्रों को एक मंच प्रदान करना है। लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, ये एक नीति आयोग का इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा। नीति आयोग और NIC है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। तो इन दोनों का ये मतलब एक इनिशिएटिव है और ये कंप्यूटर एडेड एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है, ठीक है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट वाला गलत हो गया, सेकेंड वाला हमारा स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत का संविधान केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का उल्लेख करता है, निर्वाचन आयुक्तों का नहीं, ठीक है। सेकेंड है कि किसी भी मामले अथवा मुद्दे पर निर्णय के समय CEC को अभिभावी शक्ति प्राप्त होती है। और थर्ड है कि CEC और जो मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है वो निर्वाचन आयुक्त दोनों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान होती है। तो गलत है ये थर्ड वाला, क्योंकि केवल चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है, ठीक है, उसको जो है आपको देखने को मिलेगा कार्यकाल जो है उसका निश्चित होता है, लेकिन ये आयुक्तों का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। और जो इसमें ये कहा गया है कि सेकेंड वाला स्टेटमेंट, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो किसी भी मामले या मुद्दे के निर्णय के समय जो CEC का जो है अधिभावी शक्ति प्राप्त है, तो नहीं, इसमें जो है बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। इनमें बराबर सबको शक्तियाँ प्राप्त हैं, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमीशन हो या उसके मतलब आईएम सदस्य हो, ठीक है। तो उनको भी इसका जो है प्राप्त है अधिकार। तो ये गलत है और फर्स्ट वाला भी गलत है, क्योंकि उसके पद का उल्लेख निर्वाचन आयुक्त नहीं करता है। जो संविधान केवल जो इसमें कहा गया है, तो देखो ये गलत है। इसमें 89 के जो 1989 में एक एक्ट आया था उसके द्वारा जो है, उससे पहले ये एकल निकाय हुआ करता था, लेकिन उसके बाद इसके बहुनिकाय कर दिया गया है और इसका जो है संविधान में उल्लेख नहीं है। ये मतलब राष्ट्रपति पे छोड़ दिया गया है कि वो कितना मतलब इसका सदस्य रखना चाहता है। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो इसमें 3 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारा भारतीय संविधान सुनिश्चित करता है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और समुदाय आधारित अधिकार। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये तीनों हमारे संविधान में सुनिश्चित किए जाते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, सामाजिक न्याय आपको देखने को मिलेगा, जो आपका जो देखने को मिलता है जो DPSP है, ठीक है। और सामुदायिक पर आधारित अधिकार, तो ये आपको देखने को मिलेंगे जो मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, उसमें। तो हमारे नहीं, मूल कर्तव्य नहीं, फंडामेंटल राइट्स का जो 29 आर्टिकल 29 है जो भाषाई और आपको अल्पसंख्यक के बारे में बात करता है। तो ये हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि 20 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि चोंग्याल वंश द्वारा शासित एक पूर्ववर्ती रियासत थी। वर्ष 1947 में ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति के पश्चात यह संविधान का संरक्षित राज्य बन गया, ठीक है। और जनमत संग्रह के माध्यम से यह भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। हाल ही में यह दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक विवादास्पद विज्ञापन के कारण सुर्खियों में रहा था। तो उपयुक्त परिच्छेद में बताना है कि कौन सा मतलब केंद्र शासित प्रदेश या मतलब राज्य है जो मतलब इसका वर्णन, किसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो फर्स्ट है कि हमारा असम है, ठीक है। बी है हमारा सिक्किम है और सी लद्दाख है और डी हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, ये सिक्किम के बारे में ये बात की जा रही है, ठीक है। इसे जनमत संग्रह के द्वारा ही भारत में इसे एंट्री मिली थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21।
इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा को किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो ये वाला गलत है, इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। और सेकेंड वाला कहा गया है कि आपात की उद्घोषणा को केवल लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, तो ये भी गलत है, ये दोनों सदनों के लिए ये अनुमोदन इसके लिए आवश्यक होता है, ठीक है। सी है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन में जो कहा गया है तो ये हमारा सही है, क्योंकि ये जो है साधारण बहुमत से ही पारित किया जाता है और ये 1 महीने के अंदर इसको जो है मतलब 2 महीने के अंदर 360 आर्टिकल 360 में 360 के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा 2 महीने के अंदर ये उद्घोषणा के 2 महीने के अंदर इसको जो है पास कराना होता है, ठीक है, तभी ये जारी रह सकती है, वरना इसे समाप्त कर दिया जाएगा। डी वाला ऑप्शन है कि वित्तीय आपात के दौरान संसद राज्य सूची के विषय में विधियों का निर्माण कर सकती है, तो ये वाला गलत है हमारा। जो आपातकाल के समय जो है वित्तीय विधियों का जो मतलब राज्य सूची के विषय पर वित्तीय विधियों का निर्माण नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है ये भी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 22, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है। तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है राज्य मानवाधिकार हो या राष्ट्रीय मानवाधिकार हो, इसको केवल राष्ट्रपति ही पदच्युत कर सकता है। लेकिन जो नियुक्ति के संबंध में बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन जो राज्य मानवाधिकार की नियुक्ति है ये राज्यपाल करता है। तो फर्स्ट वाला हमारा गलत हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है, तो हमारा जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि हित समूह समाज के किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, प्रचारक हित समूह और वर्ग विशिष्ट हित समूह। तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ग विशिष्ट हित समूह के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। तो फर्स्ट है कि अधिवक्ताओं और चिकित्साओं जैसे पेशेवर निकाय है, ठीक है, संघ मतलब व्यापार संघ है, और बंधुआ मजदूरों और जाति भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने वाला समूह। तो ये गलत है, ये तो आपको देखने को मिलेगा, ये आपको जो विशिष्ट हित समूह नहीं है, ये मतलब इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, ये आपको जो है प्रचारक हित समूह के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो ये चिकित्सक हैं, ठीक है, चिकित्सक और पेशेवर निकाय हैं, परिसंघ है, जैसे व्यापार संघ वाले फिक्की है और एसोचैम है, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रकरणों में से किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता के लोप का कारण बन सकता है। तो कैसे नागरिकता समाप्त हो सकती है, इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट वाला है कि जब किसी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली जाती है। सेकेंड है कि नागरिक द्वारा भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया जाता है और वह नाबालिग है और उसके माता पिता ने भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दिया है। तो तीनों के तीनों स्थितियों में जो है किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के परिसंघीय विशेषताएं हैं। तो एकल संविधान है, द्विसदनीय सदस्यता है और एकीकृत न्यायपालिका है। तो देखो इसमें आपको सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, द्विसदनीय जो आपको सदस्यता देखने को मिलेगी, ये आपको जो संविधान का परिसंघीय विशेषता है। लेकिन जो एकल संविधान ये ऐसा इसमें प्रोविज़न नहीं है, और एकल न्यायपालिका का भी इसमें जो है भारतीय संविधान के परिसंघ की विशेषता नहीं है। इसमें आपको देखने को मिलेगा इसके साथ साथ जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका है और शक्तियों का पृथक्करण है, लिखित संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता है। तो इन सबको इसमें शामिल किया गया है भारत की जो परिसंघीय विशेषता के अंतर्गत, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, केवल 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि 26 इसमें कहा गया कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह एक संविधानेतर निकाय है, ठीक है। सेकेंड है कि निर्देशात्मक और नीतिगत सहयोग प्रदान करना है, ना कि तकनीकी परामर्श, ठीक है। और थर्ड है कि यह एक सहयोगात्मक और आधार में शीर्ष यानी बॉटम अप अप्रोच यानी दृष्टिकोण
प्राप्त करता है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये बॉटम अप अप्रोच के साथ काम करता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। और ये संविधानेतर निकाय है, क्योंकि इसे एक मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर द्वारा बनाया गया है। तो इसका फॉर्म किया गया था, नीति आयोग को जो है रिप्लेस किया गया है, मतलब योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग को बनाया गया था 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। लेकिन ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है। ये मतलब निर्देशात्मक और नीतिगत सहयोग के साथ साथ तकनीकी परामर्श भी देता है, ठीक है। तो 1 और 3 हमारा स्टेटमेंट सही है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहा गया है कि पूर्ववर्ती भारतीय रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देशी रियासतें हैं, ठीक है। और सेकंड है एकीकरण की विधि है। तो हैदराबाद तो आपको देखने को मिलेगा जनमत संग्रह, जूनागढ़ सैन्य कार्रवाई और कश्मीर विलय पत्र। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि कश्मीर को जो राज्य था उसे हमने विलय पत्र के द्वारा जो है अपने भारत में इसे इंक्लूड कर लिया था, मिला लिया था, ठीक है। लेकिन जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के द्वारा। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट वो गलत हो गए, थर्ड वाला सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महोत्सव हैं और राज्य दिए हुए हैं, तो उनके बारे में बताना है। तो अम्बुबाची मेला असम में है, चैत्र यात्रा जो है ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। विशु है उत्तर प्रदेश का, रंगोली जो रंगोली बिहू है तो ये झारखंड का। तो देखो रंगोली बिहू जो है ये असम का है, ना कि झारखंड का, ठीक है। और विशु ये आपको देखने को मिलेगा, ये भी उत्तर प्रदेश का नहीं आपको देखने को मिलेगा, ये केरल का है, ठीक है। और ये चैत्र यात्रा ये उड़ीसा का है, और अम्बुबाची मेला जो है आपको असम का देखने को मिलेगा। तो 1 और 2 स्टेटमेंट हमारे सही हैं, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 29। इसमें कहा गया कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो देखो फर्स्ट है कि यह भारत की संचित निधि का लेखा परीक्षण करने हेतु अधिकृत है, ठीक है। और सेकंड है कैग भारत के राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। सी है कि कैग केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। और सी है कि डी है कि कैग को उन्हीं आधारों पर और उसी रीति द्वारा हटाया जा सकता है जिस पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा। तो ये तो हमारा सही है, और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि संचित निधि और जो लोक लेखा निधि होती है, ठीक है, और इसके साथ साथ आकस्मिक निधि होती है उसका लेखा परीक्षण करता है। और सेकेंड भी सही है, क्योंकि वार्षिक प्रतिवेदन जो होता है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। लेकिन सी वाला ऑप्शन हमारा गलत है, आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये केवल राज्य का अनुरक्षण राज्य सरकारों की लेखा परीक्षाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है, केंद्र सरकार की नहीं। क्योंकि जो 1976 के द्वारा इसे जो एक एक्ट आया था, लेखा परीक्षण एक्ट आया था, ठीक है, उसके अंतर्गत इसे मुक्त कर दिया गया था केंद्र लेखा परीक्षाओं का संकलन और अनुरक्षण करने के लिए। तो हमारा ये केवल राज्य सरकार की लेखा परीक्षाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। तो हमारा गलत पूछा गया है, तो हमारा यही गलत हो जाता है, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 30 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। सेकेंड है कि बी OBC तो इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में बताना है। तो इसमें सेकंड है कि OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और आंग्ल भारतीय समुदाय दोनों के संवैधानिक और विधिक रक्षोपाय के मामलों की जांच करता है। सी है कि NCBC के सदस्यों की सेवा और कार्यकाल की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। और डी है कि भारत के राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो देखो ये भी हमारा सही है। और जो NCBC के सेवा कार्यकाल के बारे में जो बात की जा रही है ये भी हमारा सही है, और इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 2018 में, जो 102वां संविधान संशोधन मतलब 102 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट किया गया 2018 में, इसे 338B के अंतर्गत जो है ये संवैधानिक दर्जा इसे दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा सही है। लेकिन ये बी वाला हमारा सही नहीं है, क्योंकि ये जो OBC और आंग्ल भारतीय समुदाय दोनों के लिए जो कार्य करता है, तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आंग्ल भारतीय समुदाय के दोनों आंग्ल भारतीय समुदाय के जो संवैधानिक एवं विधिक रक्षा उपायों के मामलों की जांच करने के लिए जो आपको देखने को मिलेगा, जो ये SC आयोग है, ठीक है, वो जो है मतलब राष्ट्रीय अन्य जाति पिछड़ा वर्ग सॉरी जो राष्ट्रीय आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय
पिछड़ा वर्ग आयोग जो होता है, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, सॉरी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये इसका काम करता है। पहले ओबीसी का भी यही काम करता था, लेकिन जब से ये ओबीसी 2018 से बना दिया गया तब से इसका जो है ओबीसी अपना काम करता है, लेकिन आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए अब भी जो है आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ही करता है काम। तो हमारा बी वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो यही गलत पूछा गया है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रवासी भारतीय नागरिक यानी ओसीआई कार्ड धारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि कोई व्यक्ति जो अन्य देश का नागरिक है किंतु संविधान लागू होने के पश्चात किसी भी समय भारत का नागरिक था, ओसीआई कार्ड प्राप्त करने का पात्र है, ठीक है, तो ये सही है हमारा स्टेटमेंट। और सेकंड भी सही है, क्योंकि ओसीआई कार्ड धारक किसी भी उद्देश्य से भारत आने वाले के लिए अनेक बार प्रवेश बहुउद्देशीय आजीवन वीज़ा के हकदार होते हैं, ठीक है। लेकिन ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है, ओसीआई कार्ड धारक लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता के अधिकार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो ये गलत है, ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो हमारा एक और दो मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 32, इसमें कहा गया कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और सेकेंड है कि अधिकारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है, तो ये गलत है, ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। और सेकेंड और फर्स्ट हमारे स्टेटमेंट सही हैं, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा किसी देश के संविधान और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि संविधान किसी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति के मध्य परस्पर संबंध के साथ साथ व्यक्तियों और सरकार के मध्य संबंध को निर्धारित करता है, ठीक है। और सेकेंड है कि यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे सभी देशों में जहां संविधान लागू है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान हो, ठीक है। और थर्ड है कि संविधान द्वारा सरकार की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। तो देखो ये हमारा जो इसमें बात की जा रही है, तो सेकेंड वाला गलत, जो ये सही है सेकेंड वाला स्टेटमेंट, और फर्स्ट वाला भी हमारा सही हो जाता है, क्योंकि जो इसमें कहा गया है जिसके बारे में, तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि जो जहाँ मतलब कहा गया है कि लोकतांत्रिक शासन है वहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब वहाँ संविधान लागू ही हो, जैसे ब्रिटेन में, ठीक है। तो ये भी हमारा सही हो गया और ये भी सही हो गया, क्योंकि इसकी सीमाएँ जो है संविधान द्वारा सरकार की सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया, सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन परिलब्धियों और विशेषताओं से संबंधित हैं। तो फर्स्ट वाला है कि राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और फोर्थ है कि आपको देखने को मिलेगा लोकसभा के विपक्ष के नेता। तो देखो लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसमें राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। इसके साथ साथ लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा डिप्टी स्पीकर, ठीक है। इसके साथ साथ आपको चेयरमैन भी आपको देखने को मिलेंगे राज्यसभा के, और डिप्टी चेयरमैन, इन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है, सेकेंड सूची में। तो हमारा जो है आंसर हो जाता है 1 और 3, ठीक है, 1 और 3, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके उल्लंघन के आधार पर किसी विधि को शून्य घोषित कर सकता है। तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य। तो हमारा देखो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मूल अधिकार के अंतर्गत जो आर्टिकल 13 है तो उसमें कहा गया है कि अगर किसी मूल अधिकार को कोई कम करता है कोई नियम, ठीक है, यानी विधि, या फिर उसे जो है समाप्त करता है, तो उससे जो है शून्य घोषित किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, उसके संबंध में शून्य नहीं घोषित किया जाएगा। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो वाद दिए हुए हैं और निर्णय दिए हुए हैं कि उनके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो शंकरी प्रसाद वाद आपको देखने को मिला, तो इसमें संसद किसी भी मूल अधिकार को न्यून कर सकती है, ठीक है, ये 1951 में आपको देखने को मिला था।
और केशवानंद भारतीवाद तो मूल ढांचे के सिद्धांत की उत्पत्ति ये हुई थी 1973 में, ठीक है। और ये मिनोरमा मिल था, ठीक है, ये 1980 में आया था। ये मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन की बात करता था। तो ये तीनों के तीनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 37, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाली विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद में निहित है, ठीक है। सेकेंड है कि मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों में सम्मिलित है। तो देखो ये गलत है स्टेटमेंट। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसके अंतर्गत में जो ये शक्ति होती है ये आपको विधि निर्माण के संबंध में ये आपको संसद में प्राप्त होती है, ना कि राज्य विधानमंडल में, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। और ये मानव दुर्व्यवहार बलात्सर्म की बात करें तो ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 23 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। और फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आर्टिकल जो आपको 33 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा तो उसमें यही कहा गया है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाली विधि का निर्माण केवल संसद कर सकती है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को संविधान द्वारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के तहत प्रत्याभूत किया गया है। तो फर्स्ट है कि अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन के अधिकार, ठीक है। सेकेंड है कि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने के अधिकार और अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आपको ये आर्टिकल 29 और 29 में देखने को मिलेगा, जो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है, ठीक है। उसी में ये मतलब ये तीनों के तीनों प्रोविज़न किए गए हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस हेतु आपात की उद्घोषणा वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। तो केवल राष्ट्रीय आपात के लिए, केवल राष्ट्रपति शासन के लिए, केवल वित्तीय आपात के लिए, या राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के लिए। तो देखो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये केवल राष्ट्रीय आपात के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, आपात की उद्घोषणा, ठीक है, जो आपको आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन जो 356 में और वित्तीय आपात 360 में, इनके बारे में आपात की उद्घोषणा की बात नहीं की गई है। उसमें वित्तीय आपात के संबंध में कहा गया है कि मतलब वित्तीय आपात के संबंध में, और राष्ट्रपति शासन तो संवैधानिक विफलता के कारण लगाया जाता है, तो उसके लिए ये मतलब आपात की उद्घोषणा शब्द उसमें प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हमारा केवल राष्ट्रीय आपात के लिए ही ये मतलब प्रोविज़न किया गया है हमारे संविधान में, ठीक है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन से पद इस धारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है कि भारत के लोगों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वे एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो समता का अधिकार ए ऑप्शन, बी है अखंडता सी है हमारा, समानता का अधिकार डी है, बंधुत्व का अधिकार। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। ये बंधुत्व का अधिकार है, इसमें जो है प्रोविज़न किया गया है। ये हमारे प्रस्तावना में भी इसका बंधुत्व की बात की जाती है, और इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स में भी हमारा जो है इसका ये प्रोविज़न किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो है डी वाला ऑप्शन हो गया कि ये भाईचारे की भावना को विकसित करना है, ठीक है, बनाए रखना है। नेक्स्ट है 41। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित मामलों में से कौन से अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्याभूत मूल अधिकारों का उल्लंघन माने जा सकते हैं। तो फर्स्ट है कि महिलाओं को एक नवीन सूचना तकनीकी यानी IT कार्यालय खोलने से निषेध करना यानी मना करना, ठीक है। और कुछ जातियों के लोगों को परंपरागत व्यवसाय करने से हेतु बाध्य करना, और सरकार के प्रशासन संबंधी सामान्य सूचना प्रदान करने से मना करना। तो ये तीनों के संबंध में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, क्योंकि हमको कोई भी व्यवसाय करने के लिए या कार्यालय खोलने के लिए हमारा ये मतलब अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स में इसका प्रोविज़न किया गया है, और व्यवसाय करने के लिए भी किया गया है, मतलब बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे जो अस्पृश्यता का जो एक्ट आया था, ठीक है, उसी के अंतर्गत जो उसकी बात की जाती है, और सूचना भी मतलब प्रदान करने से मना नहीं कर सकते कोई, ठीक है। तो हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 42। इसमें कहा गया है कि
दबाव समूह को एक राजनीतिक दल से पृथक करने वाली अनन्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो फर्स्ट है कि दलों के पास राजनीतिक उद्देश्य होता है, जबकि दबाव समूह राजनीतिक मुद्दे नहीं उठाते हैं। ठीक है। बी है कि दबाव समूहों के पास संगठनात्मक संरचना नहीं होती है, जबकि राजनीतिक दलों के पास संगठनात्मक संरचना होती है। और सी है दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं, जबकि राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। डी है कि दबाव समूह के लोगों को संगठित करने का प्रयास नहीं करते हैं, जबकि राजनीतिक दलों को संगठित करने का प्रयास करते हैं। तो देखो ये हमारा अनन्य की जो बात की जा रही है, अनन्य विशेषता, तो हमारा सी वाला ऑप्शन है, क्योंकि जो दबाव समूह होते हैं वो सत्ता प्राप्त करने के सत्ता प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते हैं। वो नीतियों को जो है, जो सरकार की जो नीतियां होती हैं उनको प्रभावित करने में लगे रहते हैं, लेकिन राजनीतिक दल जो है सत्ता प्राप्ति के लिए जो है कार्यरत होते हैं। ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 43, इसमें कहा गया है कि प्रायः सुर्खियों में रहा एंथुरियम पादप है, एंथुरियम जो पादप है उसके बारे में बताना है। तो ए ऑप्शन है कि यह एक घरेलू पुष्पीय पादप है जिसे निकटवर्ती परिवेश के वायु शोधन और हानिकारक वायुजनित रसायनों को विस्थापित करने के लिए जाना जाता है। ठीक है। सेकेंड बी है कि ऐसी विदेशी प्रजाति है जो अपने क्षेत्र में जैव की विविधता में कमी करती है। सी है कि मृदा से हानिकारक धातुओं और रसायनों को अवशोषित करने वाला पादप है। डी है कि कैंसर के उपचार में प्रयोग जो किया जाता है। ठीक है। कैंसर के उपयोग औषधि पादप है। तो देखो इसमें जो कहा गया है तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसके बारे में जो एंथुरियम पादप है ये एक पौधा होता है जो एक घरेलू पुष्पीय पादप है जिसे निकटवर्ती प्रवेश की वायु के शोधन और हानिकारक वायुजनित रसायनों के विस्थापन के लिए माना जाता है। ठीक है। और नासा द्वारा इसे जो है वायु शोधक की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। इसीलिए ये न्यूज में था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, इसमें कहा गया कि राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसे प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है। ठीक है। सेकेंड है कि यह राज्य और स्थानीय सरकारों जैसे कि ग्रामीण और शहरी जो स्थानीय सरकारों हैं के माध्यम से राजस्व के वितरण की समीक्षा करता है। और थर्ड है कि आयोग के सदस्य राज्य सरकार के अधीन पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है। तो ये गलत है, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं जो राज्य वित्त आयोग के सदस्य होते हैं। और सेकेंड भी हमारा सही है और फर्स्ट भी सही है, क्योंकि जो है आर्टिकल 243 आई के अंतर्गत जो है राज्य वित्त आयोग का जो है गठन किया जाता है। तो हमारा जो है बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 45 क्वेश्चन नंबर सॉरी, संवैधानिक विशेषताओं के विभिन्न स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विशेषताएं हैं और स्रोत दिए हुए हैं। तो केंद्र और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई है। ठीक है। और संसद के दोनों सदस्यों का संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से प्रोविज़न ये किया गया है, इसको लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो सोवियत संघ, तो ये गलत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको देखने को मिलेंगे ये आयरलैंड से लिए गए हैं, लेकिन सोवियत संघ की अगर हम बात करें तो मूल कर्तव्यों को वहाँ से अपनाया गया है। और फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है और केंद्र और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति जो होती है वो कनाडा से। ठीक है। तो हमारा एक और दो स्टेटमेंट सही है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 46, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से भारत सरकार अधिनियम 1919 के भाग थे। तो फर्स्ट है कि इसके तहत एक लोक सेवा आयोग की स्थापना है तो प्रावधान किया गया था। सेकेंड है इसने प्रथम बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव आरंभ किया था। और थर्ड है इसे दलित वर्ग के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली आरंभ की थी। और फोर्थ है कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन योजना आरंभ की थी। तो देखो इसमें जो कहा गया है तो प्रांतों में द्वैध शासन, ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, लेकिन सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व की बात करें तो ये तो आपको देखने को मिलेगा जो दलित को दिया गया था, ये गोलमेज सम्मेलन के बाद दिया गया था 1932 में। तो ये गलत है हमारा। और चुनाव को प्रथम बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ किया गया था जो कहा गया है, तो ये भी हमारा जो 46 नंबर में है ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव पहली बार इसी 1919 के अंतर्गत कराए गए थे और लोक सेवा आयोग की स्थापना भी इसी के अंतर्गत की गई थी। तो 1, 2 और 4, ठीक है, 1, 2 और 4 हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। नेक्स्ट है 47, इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा किस्सा खानी बाजार नरसंहार निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। तो किस्सा खानी बाजार, तो ए ऑप्शन है कि
खुदाई खिदमतगार, बी है कि पुनप्पा वायलार, और सी है कि स्वदेशी आंदोलन, डी है कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, ये खुदाई खिदमतगार जो ये आंदोलन हुआ था, ये आपको देखने को मिला था। जो इसके नेतृत्व करता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। ये जो उत्तर प्रांतीय क्षेत्र थे उसी क्षेत्र में ये आपको देखने को मिला था। इसकी अभी जो है वर्षगांठ मनाई गई है। तो उसी के संबंध में 90 साल इसे पूरे हुए, उसी 90वीं वर्षगांठ मनाई गई, उसी के संबंध में ये मतलब बहुत चर्चित था। इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 48। इसमें कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत का संविधान यूपीएससी की सदस्य संख्या को विनिर्दिष्ट करता है, और सेकेंड वाला है कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें जो है निर्धारित करने हेतु संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अधिकृत करता है। और थर्ड है कि पदच्युति और पदच्युति या च्युति के तरीके का आधार यानी मतलब उसके रिमूवल को जो सदस्य होता है या अध्यक्ष होता है उसके रिमूवल के लिए संविधान में निर्दिष्ट किया गया है। तो इसमें जो कहा गया है तो ये हमारा जो आपको देखने को मिलेगा, ये देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि इसमें जो आपको देखने को मिलेगा ये इसमें संविधान में प्रोविज़न नहीं किया गया है कि उसके कितने सदस्य होंगे और कितना मतलब क्या होगा उसमें, ये मतलब राष्ट्रपति के विवेक पे छोड़ दिया गया है, ठीक है। ये राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। और सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसके जो रिमूवल का जो आधार है वो भी बताया गया है, और इसके साथ साथ ये इसकी सेवा शर्तें जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये अधिकृत की गई हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और इसे 316 के अंतर्गत गठन करके, और इसमें एक सदस्य और 6 आपको एक अध्यक्ष और 6 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 65 वर्ष की आयु जो रहती है इनकी, ठीक है। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 49। इसमें कहा गया है कि विशेष रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि निजी और सार्वजनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध रिटें जारी की जा सकती हैं। सेकेंड है कि उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालयों को रिट क्षेत्राधिकार व्यापक हैं। तो इसमें जो कहा गया है तो हमारे देखो आपको इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि निजी और सार्वजनिक जो प्रकरण हैं उनके विरुद्ध जारी की जा सकती हैं, और ये उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार अधिक हैं, क्योंकि ये रिट जारी करने के साथ साथ ये है और भी मतलब उसके प्रोविज़न बता सकती है कि उसका क्या निवारण किया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा नागरिक अधिनियम 1955 के तहत नागरिक अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों के बच्चों से सॉरी गाइस, इसमें कहा गया कि भारत में पदस्थ जो पद से हटा दिए गए हैं उसमें विदेशी राजनयिक जो होते हैं यानी एम्बेसडर होते हैं, उनके बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का भाग बनता है तो क्षेत्र के सभी निवासी स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाते हैं। तो ये स्वतः नागरिक नहीं बनते भारत के, उसके लिए एक मतलब आदेश जारी किया जाता है, उसके संबंध में सरकार द्वारा आदेश जारी किया जाता है, उसी के संबंध में ये मतलब फिर उसके नागरिक बनते हैं। जैसे पंडिचेरी को जो है जब मिलाया गया था भारत में, ठीक है, जब उनके ये कंट्रोल में थी जो पुर्तगाली थे, ठीक है, उनके कंट्रोल में थी, तब उसे छुड़ाया गया था। तो वो एक पंडिचेरी मतलब एक नागरिक पंडिचेरी आदेश आया था 1962 का, उसी के अंतर्गत जो है उनको नागरिकता प्राप्त हुई थी। और ये जो राजनयिक के बच्चे होते हैं ये गलत स्टेटमेंट है, वो जन्म से जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें जो है पंजीकरण के द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त होती है, ठीक है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, और आई होप आप लोगों को हमारा ये छोटा सा डिस्कशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग देखो लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा सा बुरा फील होता है यार, आप लोग थोड़ा सा इतने समझदार इंसान हैं, आप लोगों से बार बार बताना पड़ता है, थोड़ा सा लाइक कर दिया करो तो बहुत अच्छा लगता है। फीलिंग इज़ गुड यार, मेहनत करनी पड़ती है, आप लोग तो समझते हैं, समझदार इंसान है, ठीक है। तो कोई नहीं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।